नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। चढ़ते पारे का चक्र ऐसा है कि इसका असर इंसान के शरीर से लेकर जरूरतों तक पर पड़ रहा है। खुद को राहत देने और सुकून का जीवन जीने के लिए हमने जो पेड़ काटे थे, उसी का नतीजा हम भुगत रहे हैं। आंकड़े खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं, क्योंकि कंक्रीट के शहर और हरियाली वाले इलाकों में लगभग 4 से 5 डिग्री तापमान में अंतर है। और अब तो लगातार बढ़ते तापमान के साइड इफेक्ट भी नजर आने लगे हैं। बढ़ता तापमान हमारे मकानों के लिए खतरनाक हो चला है। भीषण गर्मी में एसी में आग लगने की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। पानी की किल्लत किसी से छिपी नहीं है। मतलब ये कि गर्मी में हमें न तो घर के अंदर सुकून है और न ही घर के बाहर। ऐसे में जो लोग ये सोचते हैं कि पहाड़ों पर चले जाएंगे, उनको ये जानकर हैरानी होगी कि गर्मी की वजह से पहाड़ भी धधक रहे हैं। वहां लोग खच्चरों के जरिए निचले इलाकों से पानी ऊपर ले जाने को मजबूर हैं। और इसीलिए इस समस्या से निपटने के लिए पलायन वाली सोच से काम नहीं चलेगा, बल्कि हम सभी को एक्शन प्लान पर काम करना होगा। तो क्या हो वो एक्शन प्लान? कैसे हम अपनी आदत और रवैये में बदलाव करके धरती को भी बचा सकते हैं और धरती को आग का गोला बनने से भी बचा सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे, मगर चर्चा शुरू करने से पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। आग के इन लपटों का कनेक्शन भले ही सीधा गर्मी से ना हो, लेकिन आग की इस घटना के लिए गर्मी को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। नोएडा की सोसाइटी में ये आग एसी फटने की वजह से लगी। कहा जा रहा है कि भीषण गर्मी की वजह से एसी लगातार चल रहा था और एसी की सर्विसिंग न होने की वजह से एसी फट गया और इसकी चपेट में कई फ्लैट्स आ गए। इस वक्त हम लोटस बुलेवार्ड सेक्टर 100 सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं, जहां पर आज सुबह आग लगी एक एसी के कंप्रेसर में ब्लास्ट होने के बाद। आपको दिखा रहे हैं कि यही वो टावर है, टावर नंबर 28, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो 1008 सीरीज के जो कुछ फ्लैट्स हैं, वहां पर एक फ्लैट में एसी के अंदर ब्लास्ट होने की वजह से सुबह आग लगी और आग की जो धुआं है वो ऊपर के और नीचे के फ्लैट्स में काफी उसका इम्पैक्ट रहा। इस वक्त आप देख सकते हैं ये जो जला हुआ आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, वहीं पर आग लगी थी और बताया जा रहा है कि एसी में ब्लास्ट होने की वजह से ये आग लगी है। फिलहाल आप देख रहे हैं कि आग पर काबू पा लिया गया है और सोसाइटी में कोई भी व्यक्ति या किसी भी तरीके की चोट उनको नहीं लगी है। ज्यादातर लोगों को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया था और मौके पर दमकल की गाड़ियां भी मौजूद थी। 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। लेकिन ऐसे तरीके के जो इंसिडेंसेस हैं अब वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। फायर कॉल्स भी बढ़ती हुई दिख रही हैं, जैसे जैसे जो गर्मी है उसका प्रकोप दिख रहा है। आग लगने की ऐसी एक घटना और गाजियाबाद में भी हुई, जहां एक शू फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के बाद धुआं कुछ यूं उठता नजर आया। यूपी के झांसी के बैंक में भी आग की ऐसी घटना सामने आई। यही नहीं, दिल्ली की बात करें तो यहाँ 29 मई को आधी रात तक महज 24 घंटे में आग की 183 कॉल सामने आई। आग की शिकायतों का ये आंकड़ा इस साल अब तक का सबसे ज्यादा है। मैं ये बताऊंगा आपको कि ये अनप्रेसिडेंट है। इतनी कॉल पर डे अभी तक दिल्ली ने 10 साल में कभी नहीं करी। सिर्फ दीपावली के दिन हमारे यहाँ, जिस दिन मेन दीपावली होती है और जब पटाखे चलते थे, तब इतनी कॉल होती थी। अब वो भी कम हो गई हैं और अभी हम देखिए 230, 240, 250 कॉल जो है पर डे के हिसाब से अटेंड कर रहे हैं।
और कल जो था, क्योंकि सबसे ज्यादा मुझे लगता है टेम्परेचर, कल हमने जो फायर कॉल है वो 183 के करीब जो है अटेंड किए हैं। सारी कॉलों को अटेंड किया गया, क्योंकि दिल्ली फायर सर्विस और कॉलों को भी अटेंड करती है। बर्ड एनिमल रेस्क्यू, कोई घर गिर गया, टूट गया। मैं फायर कॉल की बात कर रहा हूँ खाली, जो फायर कॉल हमने रिकॉर्ड तोड़ दिए, 183 फायर कॉल जो है कल अटेंड किए गए। पिछले कुछ दिनों में आग के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, जिसकी वजह गर्मी को माना जा रहा है। इस वक्त उत्तर भारत में कई ऐसे इलाके हैं जहां पारा 45 से 49 के बीच चल रहा है। ये चढ़ता पारा केवल आग की वजह नहीं बन रहा, बल्कि सेहत का संतुलन बिगाड़ रहा है। पारे के प्रहार का शिकार सबसे ज्यादा बच्चे बन रहे हैं। बुजुर्गों के लिए इस बार की गर्मी आफत बनकर आई है। लोगों के लिए गर्मी में सेहत का ख्याल रखना मुश्किल हो रहा है। अभी यही लोगों को ये करना चाहिए कि इस टाइम दोपहर के टाइम बाहर निकलना अवॉइड करें। हो सके तो अर्ली मॉर्निंग में निकलें या इवनिंग टाइम पे निकलें। इस टाइम मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा है ईयर का, जो हो सकता है अबव 40 चल रहा है, तो इस पे चांसेस होते हैं कि डिहाइड्रेशन के बड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं, आपको हीट स्ट्रोक के चांसेस होते हैं। तो कोशिश करें इस टाइम पे ना ही निकलें बाहर तो बेटर है। दूसरा, अपना हाइड्रेशन का ध्यान रखें। जब भी बाहर निकलें वाटर बॉटल कैरी करें साथ में, पानी पिएं, खूब सारा पानी पिएं। इस टाइम पे आपका बॉडी से वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, इनसेंसिबल लॉस हो रहा होता है, आपकी ब्रीदिंग में पानी निकल रहा है, आपकी स्वेटिंग में निकल रहा है, और आपको पता भी नहीं लगता कि आप डिहाइड्रेट हो गए होते हैं और आपको फिर कुछ सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। गर्मी केवल हमारी सेहत का इम्तिहान नहीं ले रही, बल्कि पानी के संकट की वजह भी बन रही है। चिलचिलाती धूप के बीच पानी के संकट ने दिल्ली के कई इलाकों में हाहाकार मचा दिया है। कहा जा रहा है कि गर्मी की वजह से ग्राउंड वाटर नीचे चला गया है। दिल्ली में पानी की डिमांड कई गुना बढ़ गई है। जल संकट को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं। यमुना नदी की ये तस्वीर है। इस वक्त आप ये वजीराबाद का पुल भी देख सकते हैं, लेकिन गर्मी का मौसम है और ऐसे में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी की बर्बादी ना हो, इसके लिए भी जल मंत्री की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। 200 दिल्ली जल बोर्ड की टीमें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भेजी गई हैं। जहां भी पानी की बर्बादी होगी वहां पर 2000 रुपए का चालान भी काटा जाएगा। अगर आप अपनी गाड़ियों को पानी से धो रहे हैं, अगर आप घरेलू कनेक्शन से कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका कनेक्शन भी कट सकता है, और साथ ही साथ पानी की टंकी अगर ओवरफ्लो हो रही है उस स्थिति में भी आपका 2000 रुपए का चालान कट सकता है। और ये जो तस्वीर है, फिलहाल पानी नजर तो आ रहा है, लेकिन पानी का लेवल कम होने की वजह से जो दावा किया जा रहा है कि उत्पादन कम हो रहा है और इसकी वजह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सप्लाई पर असर पड़ रहा है। उत्तर भारत इस वक्त गर्मी की सबसे मुश्किल अग्नि परीक्षा से गुजर रहा है। एक तरफ गर्मी सेहत का कड़ा इम्तिहान ले रही है, तो वहीं आग की घटनाओं ने गर्मी के दिनों को और भी डरावना बना दिया है। रही सही कसर पानी के संकट ने पूरी कर दी है। हालांकि इन तमाम दुश्वारियों के बीच अच्छी खबर अब केरल से आई है, जहां वक्त से पहले मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन सुकून के इन बादलों को उत्तर भारत पहुंचने में अभी वक्त है। नोएडा से मिलन शर्मा, दिल्ली से पंकज जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और नोएडा की हाई राइज सोसाइटी में एसी में जो आग लगी है उसे वक्त रहते बुझा दिया गया, लेकिन एसी में लगी ये आग हमारे और आपके लिए क्यों एक सबक है। चलिए नोएडा के सीएफओ से ही सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं इसको लेकर। कालीन ऋतु में अभी तापमान बाहर का 50 डिग्री है, सारे लोग एसी चला रहे हैं जिनके पास एसीज हैं। देखिए उसमें जो मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि ये एसीज की सर्विसिंग निरंतर करा ले, 24 घंटे एसी ना चलाएं, उस पर ब्रेक दे के चलाएं, क्योंकि अभी जो हमें लास्ट के कुछ दिनों में हमें 10 से 12 सूचनाएं ऐसी मिली हैं, चाहे वो बिजनेस टावर हो, चाहे वो रेसिडेंशियल टावर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल टावर हो, हमें एसी में ब्लास्ट होने की सूचना या वहां आग लगने की सूचना ज्यादा मिली है। तो मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि एसी का निरंतर जो है सर्विसिंग कराएं। जो अन्य अटेंडेंट घर में जलता हुआ दीपक, चाहे ईएलसी भी जलता हुआ छोड़ के ना जाए, जलता हुआ प्रेस जो है बेड पे छोड़ के ना जाए। और इसका हम जल्दी एक वीडियो रिलीज करेंगे जिसमें कि प्रिकॉशनरी मेजर क्या लेना है वो हम जारी करेंगे।
तो देखिए, गर्मी सिर्फ हमारी सेहत पर ही असर नहीं डाल रही, पर्यावरण पर इसका असर हो रहा है। इसी के साथ साथ वो उपकरण जो कि हम रोज इस्तेमाल करते हैं वो भी इससे प्रभावित हो रहा है। तो करना क्या चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूं। अजय त्यागी जी फॉर्मर डीजी हैं IMD से, डॉक्टर भास्कर शुक्ला हैं सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी PSRI अस्पताल से, हमारे साथ विक्रांत जी हैं एनवायरमेंटलिस्ट हैं, और साथ ही साथ नवीन भटनागर हैं फॉर्मर DIG NDRF। नवीन जी, शुरुआत आप ही से करते हुए सर ये बताइए कि गर्मी का ताल्लुक, हालांकि AC का फटना या फिर वॉशिंग मशीन में आग लग जाना, ये सारी घटनाएं अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा हुई हैं, क्या कनेक्शन गर्मी से है, कैसे एहतियात बरती जाए? एक्चुअली क्या है कि एक तो हम लोग कंक्रीट के जंगल में रह रहे हैं, जो पहले हरियाली होती थी, जो एनवायरनमेंट चेंज होता था, अभी टोटली हम लोग का एनवायरनमेंट की तरफ से ध्यान हट गया है। अभी हम लोग जो है टोटल आर्टिफिशियल जिंदगी जी रहे हैं, तो नेचुरली AC अब एक लाइफ का एक पार्ट हो गया है। लेकिन AC का जो है मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, जो लोग नहीं कराते, AC लगा के छोड़ देते हैं, चला देते हैं, दिन रात आदत पड़ी है AC की। दूसरा, लाइट इतनी शटडाउन होती है कि कभी जनरेटर पे आ जाती है, कभी जनरल लाइट चलती है, तो उससे क्या होता है, फ्लक्चुएशन बहुत होता है। फ्लक्चुएशन होने से AC के पार्ट पर जो है और उसके जो दीगर और जो स्विच बोर्ड है, इस सब के ऊपर असर पड़ता है। और जो मल्टीपल कनेक्शंस होते हैं, जहां से AC के और दूसरे चार्जर वगैरह के होते हैं, तो वो उस पर लोड ज्यादा आने से गर्म हो जाता है, गर्म होने से आग लगती है। और दूसरा, AC के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उससे आग लगती है। तो इसकी सबसे अच्छी व्यवस्था मैं पहले भी दूसरे चैनलों पर बता चुका हूं कि घरों के अंदर जो है आपके स्प्रिंकलिंग सिस्टम लगाने चाहिए, स्मोक डिटेक्टर लगाने चाहिए। लेकिन हाई राइज सोसाइटी में मैंने देखा है, एक दो मैंने लोगों को सजेस्ट किया है, लेकिन वो लोगों के कान पे जू नहीं रेंगती। तो वो लोग क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि वो मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं देते। हाँ। ये जो स्प्रिंकलिंग सिस्टम भी है वो पुराने लगे, उसमें जंग लग गई है, तो वो नहीं काम करते। अगर यह स्प्रिंकलिंग सिस्टम लगा होता या वो काम कर रहा होता या स्मोक डिटेक्टर लगा होता, मैं गारंटी दे रहा हूं कि इतनी बड़ी हादसा नहीं होता, ये तो बच गए। अगर ऊपर वाले फ्लोर पे आग पकड़ती तो ये पता नहीं कहां तक जाती। बिल्कुल भटनागर जी, ये सिर्फ क्या सिर्फ ये AC से जुड़ा मामला है, या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हम लोग घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, सब में सावधानी बरतने की जरूरत है? जी बिल्कुल जरूरी है, सारे इक्विपमेंट के अंदर। और सबसे बड़ी बात इन गर्मियों में मैंने महसूस किया है, और पहले भी बताया है मैंने, पिछले साल भी ऐसी घटनाएं हुई थी। इसमें क्या होता है, जहां मल्टीपल कनेक्शंस होते हैं, जैसे प्रेस है या और कोई टीवी लगा रखा है और आपका और चार्जर लगा रखा है, बैटरी चार्जर लगा हुआ है, तो वो क्या होता है, हीट हो जाता है। हीट होने से और वो गर्म होता है, गर्म होने से स्पार्क होता है, आग लगती है। और ये इसके बारे में जागरूकता के लिए इंटेंसिव ट्रेनिंग की जरूरत है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सारी सोसाइटियों में फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग कराई जाए और इसके लिए जो है एक्सपर्ट की सलाह ली जाए और ऑडिट कराना चाहिए। देखिए, आदमी के जीवन से आप करोड़ों रुपए का फ्लैट है, अब करोड़ों रुपए के अंदर आप हजारों रुपए की ट्रेनिंग पे नहीं खर्च कर सकते, ऑडिट पे नहीं खर्च कर सकते। चलिए उस पर हम आगे बात करेंगे। कोर्ट की गाइडलाइंस क्या है, इसको लेकर ट्रेनिंग किस तरह की होनी चाहिए और कैसे हम अपने घरों को और जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिनका इस्तेमाल करते हैं उसको सेव कर सकते हैं। लेकिन इस गर्मी की वजह से सबसे बड़ा संकट पानी का भी खड़ा हुआ है। आपसे जानना चाहूंगी विक्रांत जी, देखिए ये पानी का संकट ऐसा नहीं है कि इस बार खड़ा हुआ है, हम आए दिन और हर गर्मी हम देखते हैं ये लगातार बढ़ता जा रहा है। कहां तक पहुंचेगी ये समस्या? बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो पानी के लिए किल्लत शुरू हो जाती है। चाहे दिल्ली की बात करें, नोएडा में, बाकी शहरों में भी, साउथ में भी यही हालत रहती है। कुछ जगह डैम से पानी आता है तो वहाँ ही संकट ज्यादा होता है। जो लोग ग्राउंड वाटर पर या फिर सरफेस वाटर नदियों पर डिपेंड है, जैसे दिल्ली में ज्यादातर पानी गंगा से आता है, यहाँ फिर भी अपेक्षाकृत कम रहता है। लेकिन पानी का संकट लगातार बढ़ रहा है, इसमें काफी ब्लेम गेम भी चल रहा है। इसके पीछे कारण है क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पानी की खपत बढ़ जाती है, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे पास वाटर रिसोर्स हैं वो आबादी के मुताबिक अब उतने नहीं है।
पानी का पहले से ही पूरे साल ही संकट रहता, गर्मियों में वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में हमें अपने जो नेचुरल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तालाब हैं, पोखर हैं, जो हमारा एक तरह से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का जो मैकेनिज्म रहा है नेचुरल, उसको हमें सुदृढ़ रखना होगा। कहीं ना कहीं हमने पूरा कंक्रीट का जंगल बना दिया है, रेन वाटर नीचे नहीं जाता, इसलिए हम गर्मियों में पानी के लिए तरसते हैं, और जब बरसात होती है, जब हम फ्लड से तरसते हैं। तो कंक्रीटाइजेशन दोनों तरह से हमें नुकसान दे रहा है। कहीं ना कहीं जल का संकट भी खड़ा कर रहा है, क्योंकि बारिश का पानी नीचे नहीं जा पा रहा। कहीं ना कहीं बरसात में 2 बूंद पड़ते ही वाटर लॉगिंग हो जाती है और पूरी तरह से यातायात और आम जनजीवन प्रभावित हो जाता है। तो इसलिए जल संकट से उबरना है तो कंक्रीट के इस जंगल को हमें कम करना होगा। शहरों में तो ये बहुत ही ज्यादा है। अब जितने बड़े शहर हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपको बैंगलोर ही नजर आ जाएगा। जितनी तरक्की शहर करते जा रहे हैं, उतने ज्यादा संकट में घिरते जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आजकल शहरों का जो तरक्की का पैमाना है वो कंक्रीट से जोड़ा जा रहा है। जहां जितना ज्यादा कंक्रीटाइजेशन, जितना ज्यादा निर्माण कार्य होगा, उतना ही उसको विकसित माना जाएगा। लेकिन हमें इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जाना होगा। कंक्रीटाइजेशन से आपका जो है कहीं ना कहीं अर्बन हीट भी बढ़ती है, गर्मी और ज्यादा बढ़ जाती है, साथ ही साथ जल का संकट खड़ा होता है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है। तो हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं, टाउन प्लानर्स हैं, जो लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, अब उनको इस बारे में गौर करना होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और बढ़ती गर्मी की वजह से अब हमारे सामने ये संकट इसके लिए भी तो पॉलिसी लानी बहुत जरूरी है कि कहां जाके हम रुकेंगे। अब आपने कहा कि कंक्रीट के जंगल बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, एक आंकड़ा ये भी बताता है कि शहरों और गांवों की तुलना में देख लीजिए, शहर जहां पर पूरी तरह से कंक्रीट है, ग्रीनरी बहुत कम है, वहीं अगर हम गांव में देख लेते हैं तो तापमान में कम से कम 4 से 5 डिग्री का फर्क आ जाता है। ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है। इसको लेकर पॉलिसी की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन साथ ही साथ ये हमारी शरीर को, सेहत पर भी इसका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। डॉक्टर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात डॉक्टर भास्कर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारा जो शरीर है कितने डिग्री तापमान में ठीक रह सकता है? क्योंकि आजकल तो खबर ये देखिए, कल की ही खबर थी कि 50 पार कर गया है तापमान। जैसलमेर एरिया में आप चले जाइए, राजस्थान के कई एरियाज हैं जहां पर 50 के करीब तापमान पहुंच गया है। जो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए आइडियली वो 25 से 35, 25 से 35, ये दिस इज द आइडियल टेम्परेचर। बट हम आजकल देख रहे हैं the temperature is soaring, मतलब दिल्ली का टेम्परेचर it was record high yesterday, 50 डिग्री क्रॉस हो गया। This is very unusual. तो this is a very challenging situation. It impacts the health. मैंने देखा, आई एम ए न्यूरोलॉजिस्ट, तो वो तो हम सबको पता ही है कि बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम टेम्परेचर, ये अगर टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा है इन्वायरमेंट में, बहुत ज्यादा अगर गर्मी पड़ रही है तो हीट स्ट्रोक होता है, वो सब हमको पता है। लेकिन हमने देखा है रिसेंटली कि जो ब्रेन स्ट्रोक है, ब्रेन स्ट्रोक के भी केसेस काफी बढ़ गए हैं। सो वो एक पहलू नहीं है, वो हेल्थ को मल्टीपल वेज में इफेक्ट करता है इतनी गर्मी। सो उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि द पीपल शुड बी अवेयर एंड दे शुड स्टे हाइड्रेटेड एज मच एज पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि जैसे प्लेन वाटर तो ठीक है, इसके अलावा जो हेल्दी ड्रिंक्स हैं, फ्लूइड्स हैं, वो लेने चाहिए। जैसे जो ऐसे जो गर्मी के मौसम में जैसे खीरा है, ककड़ी है, ककम्बर, ये जो वाटरमेलन है, सो यू शुड ईट दीज वाटर रिच फ्रूट्स टू कीप। आप घर के अंदर रहें, अगर आवश्यकता ना हो तो आप घर के बाहर ना निकलें, स्पेशली जब धूप बहुत तेज हो, गर्मी बहुत ज्यादा हो। हाँ। तो दीज आर सम ऑफ द मेजर्स। और मतलब we should also try to mitigate the risk factors। जैसे अगर मैं ब्रेन स्ट्रोक की बात करूं तो इसमें जो नॉर्मल जो रिस्क होते हैं, जैसे कोई अगर ब्लड प्रेशर का मरीज है, कोई अगर शुगर का मरीज है, तो ये अपने मेडिसिन को टाइम पे लें, अपने ब्लड शुगर को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें। डॉक्टर भास्कर, इसी के साथ साथ बच्चों के लिए क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया है कि सिर्फ हीट स्ट्रोक ही नहीं, बल्कि इतनी गर्मी में अगर इंसान बाहर निकलता है तो जाहिर सी बात है कि वो ब्रेन स्ट्रोक का शिकार भी हो सकता है। आगे इस पर भी जानेंगे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त पूर्व MD भी मौजूद हैं। अजीत जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि मानसून केरल के तट पर टकरा चुका है। उत्तर भारत में कहा जा रहा है कि 25 जून के आसपास पहुंच जाएगा। हालांकि पिछले अगर हम 2-3 सालों की बात करें,
मॉनसून केरल में पिछले साल 3-4 दिन लेट टकराया था, यहां पर आते आते उसकी गति बहुत सुस्त हो गई थी। इस बार क्या प्रेडिक्शंस हैं? देखिए, इस वर्ष मानसून को लेकर तो अच्छी खबर है कि ओवरऑल मानसून अबव नॉर्मल होगा, क्योंकि एल-नीनो का प्रभाव कम हो रहा है और बाकी जो भी पैरामीटर्स हैं वो भी फेवरेबल हैं। तो ओवरऑल मानसून, जहाँ तक कि उत्तर पश्चिम भारत में मानसून आने का है, जैसा आपने बताया, इसका नॉर्मल डेट लास्ट वीक ऑफ जून होता है, 25 से 30 जून तक, और संभवतः इस बार इसके आसपास, बट वेरिएबिलिटी रहती है मानसून के ऑनसेट में, क्योंकि ये ट्रेन जैसे एडवांस नहीं करता है, वो एडवांस करता है फिर रुक जाता है फिर एडवांस करता है, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मानसून करंट। तो पर ओवरऑल क्योंकि मानसून अपने नॉर्मल से अधिक होगा, तो आशा यही की जा रही है कि समय से मानसून भारत के विभिन्न हिस्सों में आ जाना चाहिए। केरला में 2 दिन पहले आ गया है, तो ये भी अच्छी खबर है और आशा इसका जो चिंता है ना अजीत जी, चिंता सबसे बड़ी ये है कि देखिए पिछली बार भी 1 तारीख को, नॉर्मली हर साल ऐसा होता है कि 1 जून को केरल के तट से टकराता है। इस बार 2 दिन पहले, आज 30 तारीख है, 30 तारीख को केरल में पहुंच चुका है। दक्षिण के कुछ ऐसे राज्य जहां पर बारिश हो भी रही है, लेकिन कुछ पैटर्न इस तरह का देखा गया है कि जैसे जैसे मानसून उत्तर की तरफ बढ़ता है, या फिर चाहे वो पूर्वी भारत हो या फिर पश्चिमी भारत तक पहुंचते पहुंचते तो इतना स्लो हो जाता है कि स्पेशली उत्तर और पश्चिम के लोग तो तरसते रह जाते हैं कि बारिश हुई ही नहीं यहाँ पर। और पिछले साल अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद बारिश हुई थी अगस्त सितंबर में जाके। देखिए, ये मानसून बुक को फॉलो नहीं करता, वेरिएबिलिटी है हर साल, लेकिन पैटर्न सर यही रहा है ना, पैटर्न चेंज हो रहा है अभी। या वेरिएबिलिटी है, वेरिएबिलिटी ज्यादा हो रही है बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज फैक्टर्स के कारण। तो ये चैलेंज है फोरकास्टर्स के लिए भी एंड प्लानर्स के लिए भी कि इस वेरिएबिलिटी को किस तरीके से हम एक्सेप्ट करें और इसको प्लान करें। तो जो अपार्ट फ्रॉम सीजनल फोरकास्ट, हम मंथली फोरकास्ट प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया में डिपार्टमेंट, और ऑल्सो वीकली फोरकास्ट। सो जो मैक्रो लेवल है वो जो फोरकास्ट है उससे नेशनल लेवल प्लानिंग कर सकते हैं। जो रीजनल प्लानिंग है वो मंथली फोरकास्ट या जो फोर्टनाइटली फोरकास्ट है उनके अनुसार, क्योंकि वेरिएबिलिटी इतनी है कि सीजनली हम ये नहीं बता सकते कि मार्च में नॉर्थ वेस्ट इंडिया या ये भी क्लाइमेट चेंज की वजह से ही है कि वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, पैटर्न्स चेंज होते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमने विंटर्स में देखा बहुत ज्यादा बारिश हुई नहीं है, जो कि नॉर्मली होती है दिसंबर जनवरी में। जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण वेरिएबिलिटी बढ़ रही है, एक्सट्रीम्स बढ़ रहे हैं, शॉर्ट स्पेल्स में हेवी रेनफॉल हो जाता है, फिर लॉन्ग ड्रॉट पीरियड रहता है कि जहाँ सूखा पड़ता है। तो ये फोरकास्टर्स के लिए भी चैलेंज है और प्लानर्स के लिए भी चैलेंज है, तो हमको अडॉप्ट करना होगा। क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा इशू, और इसी के इर्द गिर्द अगर हम देखें तो ये पूरी चर्चा आज की हमारी है। गर्मी, आग, सेहत और सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि इस गर्मी की वजह से चारों तरफ अगर हम देखें तो हम खतरों से घिरे हुए हैं। घर में हैं तो तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो कि जिनमें आग लग रही है। आज सुबह ही हमने देखा नोएडा की एक बड़ी घटना, इसके अलावा एक वॉशिंग मशीन में आग लग गई। हम अगर बाहर जाते हैं तो हमारे शरीर को ये गर्मी नुकसान पहुंचा रही है। पानी का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम ऐसे पहलू, और इस बीच इंतजार मानसून का भी है, जहां से अच्छी खबर ये आई है कि केरल के तट से फिलहाल आज मानसूनी हवाएं टकरा चुकी हैं 2 दिन पहले, जो कि नॉर्मली 1 जून को होता है, लेकिन इस बार 30 मई को ये मानसूनी हवाएं टकराई। और इस बार खबर ये भी है कि अच्छा मौसम रह सकता है, लेकिन जब तक बारिश नहीं आती तब तक हमें इस गर्मी से 2-4 होना ही पड़ेगा। और अगर हम इसी तापमान में जी रहे हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। ब्रेक पर जाने से पहले नवीन भट्टागर जी से हमने यही जानने की कोशिश की थी, कोर्ट के भी ऑर्डर्स है, स्पेशली अगर हम देखें हाई राइज बिल्डिंग में। देखिए, अलग अलग घरों में अगर कहीं आग लगती है तो वो सिर्फ एक घर इफेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग में अगर कहीं भी आग लगेगी तो ऊपर नीचे आसपास आमने सामने तमाम घर इफेक्ट होंगे। क्या कहता है कोर्ट की गाइडलाइंस क्या है इसको लेकर सर? देखिए, कोर्ट ने एक बार नहीं कई बार इस पे गाइडलाइन दी है कि ये फायर के अंदर जो है आपका प्रिवेंटिव मेजर्स का इस्तेमाल किया जाए। इसके अंदर जो है अपना जो डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर है उनकी तरफ से जो गाइडलाइन दी है उनको फॉलो करना चाहिए। इसके ऊपर जो है बराबर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन दी है, उसका पालन होना चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ा रोल जो डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर है उसी का है। वो स्ट्रिक्टली चेक नहीं करते हैं सोसाइटियों को। सोसाइटी वाले पता नहीं कैसे एनओसी ले लेते हैं
और इसी प्रकार से जो फैक्ट्री है वहां पर भी एनओसी वो लोग ले लेते हैं। ना फायर की ड्रिल होती है, ना फायर के इक्विपमेंट चेक होते हैं, ना फायर का ऑडिट होता है, और इस प्रकार से लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं। सबसे बड़ा अफसोस ये है कि इतने रूल होने के बाद, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बाद, हमारे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी फेल है इसके अंदर। केवल ये इंतजार करती है कि आग लगे, 2-4 लोग मारे, तब इनको चैन मिले कि इसी के साथ साथ जो RWS होते हैं उनकी अपनी भी जिम्मेदारी तो नवीन जी बनती है ना, कि कम से कम देखिए रहना तो उन्हीं को है, सोसाइटी के लोगों की भी तो ये जिम्मेदारी है कि कम से कम इस बात को सुनिश्चित करें कि जहां पर वो रह रहे हैं उसका फायर एनओसी है कि नहीं, इक्विपमेंट्स की लगातार जांच हो रही है या नहीं हो रही, फायर सेफ्टी ड्रिल्स कितनी वहां पर हो रही है। मैं बता रहा हूँ, मैं खुद जैसे सुपर टैक में रह रहा हूँ या इको विलेज में, बार बार मैनेजमेंट को कहता हूँ कि भाई फायर के स्प्रिंकलिंग सिस्टम है, अलार्म है, आपका स्मोक डिटेक्टर वो लगाइए, नहीं सुन रहे, नहीं लगाते हैं। इससे ज्यादा बेशर्मी की बात कही है। अब चैनल पे जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, नेशनल चैनल पे, कि इतने जिम्मेदार नहीं है ये लोग बिल्डर, और ना ही सोसाइटी के लोग, ना सोसाइटी के एसोसिएशन। ये लोग मतलब इंसानी जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तो भगवान का शुक्र है कि ये एसी की आग बुझ गई, नहीं तो पता नहीं कितना होता। मुझे तो बड़ा डर लग रहा था ये देखने के बाद। आज फायर ऑफिसर ने इसी बात का जो फायर ऑफिसर वहां पर पहुंचे, उन्होंने बार बार इस बात को लेकर जोर दिया है कि आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उनकी बार बार जांच करवाई जाए। विक्रांत जी, आपके पास आना चाहूंगी। अब देखिए कि कंक्रीट के जंगल में तो हम रह रहे हैं और इसको फेस हमें करना ही होगा। बार बार इस बात को लेकर जोर दिया जाता है, सरकारें भी जोर देती हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। बहुत सारे एनजीओ हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, हमें आसपास पूरा ग्रीन रखना चाहिए। लेकिन तब भी क्या कुछ और करने की जरूरत है, क्योंकि जो स्थिति है, कभी किसी ने शायद सोचा नहीं था कि पारा 50 तक चला जाएगा, पानी तक लोगों को पीने को नहीं मिलेगा। हालात तो आए दिन खराब होंगे ही। बिल्कुल, देखिए जहां तक सॉल्यूशन की बात है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट में तमाम चेंजेस हो रहे हैं और अब उसके डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखने शुरू हो गए हैं। पहले लोग इसको या कई एक्सपर्ट इसको कहते थे नहीं ये क्लाइमेट चेंज जैसा कुछ नहीं है, ये सब मौसम में थोड़े बहुत बदलाव होते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे लोगों के उस ऊपर इसके सीधे प्रभाव पड़ रहे हैं, तो अब सरकारों को और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इसके बारे में ज्यादा सोचना पड़ रहा है और कुछ इसके उपाय करने पड़ रहे हैं। तो ऐसे में सॉल्यूशन के लिए लगातार एक्सपर्ट सुझाते रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी हो और पानी के जो हमारे स्रोत हैं, जल स्रोत हैं, उनको हम मेंटेन रखें, जैसे तालाब हैं या हमारे जो अपना इरिगेशन का पूरा नेटवर्क है, साथ ही साथ आपकी जो नदियां हैं, वेटलैंड्स हैं, तमाम अलग अलग तरह के वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं नेचुरल, उनको मेंटेन रखना है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा थ्रेट है मानव सभ्यता के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर, वो है ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन, जिसके लिए डेवलप्ड कंट्रीज ज्यादा जिम्मेदार हैं। लगातार इसके ऊपर वर्ल्ड लीडर्स, तमाम देश बैठकर चर्चा करते हैं यूएन के थ्रू, लेकिन इस पर कोई अभी सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन डेवलप्ड कंट्रीज या फिर चाइना या और कई कंट्रीज हैं जहां से ज्यादा आता है। भारत भी उसमें शामिल है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में। तो हमें ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कोल पर निर्भरता कम करनी होगी, तभी इस दुनिया को बचाया जा सकता है। अदरवाइज जो ग्लोबल टेम्परेचर है दुनिया का, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे मौसम में हम अपनी तरफ से क्या पहल कर सकते हैं बताइए, क्योंकि भुगत तो आम इंसान ही रहा है ना। ये जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है, ये भी आम आदमी की वजह से ही हो रहा है। अब जैसे यूएस में है, वहां का लाइफस्टाइल ही ऐसा है, इतना ज्यादा प्रकृति का दोहन करते हैं वो लोग। तो आम जन क्या कर सकता है, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करें। जैसे हम गाड़ी का कम उपयोग करें, हम जरा सी दूरी के लिए गाड़ी का उपयोग करते हैं, एसी का जितना कम उपयोग हो सके वो करें, पानी कम से कम बर्बाद करें, अपने आसपास वातावरण को हरा भरा रखने के लिए ग्रीनरी करें। पहले लोग बागवानी करते थे अपने घर में, आंगन में, लेकिन आज कोई पेड़ लगाने के लिए इतने एक तरह से रुचि नहीं दिखाते। और कुछ नहीं तो हाईराइज में आप एक किचन गार्डन काइंड ऑफ बना सकते हैं, कम से कम आपके घर के चारों तरफ कुछ ग्रीनरी तो होगी। किचन गार्डनिंग बहुत अच्छा एक साधन है, कहीं ना कहीं आपको केमिकल फ्री सब्जियां मिलेंगी घर में ही, साथ ही साथ ग्रीनरी डेवलप होगी, तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को भी बेनिफिट होगा। तो बहुत सारे उपाय हैं ऐसे हमारे रोजमर्रा के जीवन में, जिससे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं और अगली जनरेशन के लिए इसको बेहतर रख सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर भास्कर, आपके पास आना चाहूंगी। ब्रेक पर जाने से पहले आपने जिक्र किया था कि ये सिर्फ हीट स्ट्रोक नहीं, ब्रेन स्ट्रोक के मामले भी ऐसे में और ऐसी गर्मी में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, खास तौर पर। हालांकि गर्मी की छुट्टियां हैं, बच्चे नॉर्मली घर से बाहर नहीं निकलते, लेकिन फिर भी देखिए
मौसम चाहे तापमान सुबह देख लीजिए या शाम को, हालात तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को पार्क में खेलने के लिए भेजा जाए, फिर भी बच्चे जाते हैं, जाहिर सी बात है। तो क्या क्या उनके लिए परेशानी हो सकती है, प्रिकॉशंस उनको क्या लेनी है? बिल्कुल सही कहा आपने। ये हीट स्ट्रोक में खासतौर पे जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज है, ये बहुत जो यंग चिल्ड्रन हैं, जो छोटे बच्चे हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं, वो उनको ज्यादा रिस्क होता है डिहाइड्रेशन का। तो उसमें भी वही है, बच्चों को और जो बुजुर्ग हैं उन दोनों को यही प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि देखिए, बिल्कुल सही बात कही आपने कि बच्चों को खेलने से रोकना तो बड़ा मुश्किल है। बच्चे खेलने के लिए हमेशा जिद करते हैं, बट उनको समझाना पड़ेगा क्योंकि इतनी गर्मी में इट इज नॉट सेफ टू प्ले आउटसाइड। तो इंडोर्स रहने की सलाह रहेगी और अच्छे से हाइड्रेट रहें। हाइड्रेट रहने के बहुत सारे तरीके जो मैंने पहले भी बताया, जैसे प्लेन वाटर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे जो होम में फ्लूइड्स हैं जो हम बना सकते हैं, जैसे शिकंजी है, जैसे छाछ है, जो फ्रूट्स हैं ऐसे जो बहुत ही वाटर रिच होते हैं, वो हम उसका सेवन कर सकते हैं, जैसे वाटरमेलन है, जैसे मस्क मेलन है, जैसे कुकुम्बर है, जैसे ककड़ी है, एक्सेट्रा। तो ये हाइड्रेट रहें, ये सब चीजें खाएं, खाना लाइट लें, ज्यादा हैवी ना लें, क्योंकि ऐसे गर्मी में खाना पचने में भी बड़ी मुश्किल होती है, तो उसकी वजह से अपच जैसी समस्या हो सकती है, वॉमिटिंग्स और फर्दर वॉमिटिंग्स के बाद फिर डिहाइड्रेशन, लूज टूल्स। खाना ऐसे मौसम में खराब जल्दी हो जाता है, उससे फफूंदी लग जाती है, उसमें डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। तो ट्राई टू ईट फ्रेश, एंड वो ताज़ा ताज़ा खाना चाहिए, वाटर रिच फ्रूट्स लें, लाइट भोजन लें, हल्का खाना लें, रात का खाना स्पेशली थोड़ा सा लाइट रहना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी का जहां तक सवाल है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे बिफोर धूप निकलने से पहले अगर हम ऐसा कुछ इस तरीके से अपने शेड्यूल को रिस्ट्रक्चर कर लें कि हम धूप निकलने से पहले अगर हम थोड़ा वॉक करके आ जाए, थोड़ा सा रनिंग कर लें एक्सेट्रा, या और दूसरा शाम को ऐसे मौसम में स्विमिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट वही है, इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। तो ये है कि वी कैन रीशेड्यूल जी। सेहत का ख्याल रखना है तो जाहिर सी बात है, आप जैसा बता रहे हैं कि वर्कआउट भी बहुत जरूरी है। अजीत जी आपके बिल्कुल अजीत जी, अब मैं आपके पास आऊंगी। अब सवाल यह है कि वही की इंतजार दिल्ली और एनसीआर के लोग, हालांकि कल की जो बारिश हुई तो वो तो एक तरीके से हम कहेंगे कि सरप्राइज था दिल्ली वालों के लिए कि एकदम से तापमान इतना ज्यादा और फिर उसके बाद बादल छाए, बारिश भले ही हल्की हुई, लेकिन क्या थोड़े थोड़े इस तरह के इफेक्ट उत्तर भारत, दिल्ली एनसीआर के लोगों को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में? मॉनसून हिट हो चुका है, कोई ऐसी डिस्टर्बेंस जिससे कम से कम गर्मी से तो राहत मिले? बिल्कुल, मैं आपको ये अच्छी खबर देना चाहूँगा कि अगले 4-5 दिनों में जो तापमान हम एक रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए थे, उससे तापमान गिरना शुरू हो जाएगा और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की उम्मीद है। तो 1 तारीख से और 5 और 6 के जून के बीच में एक कूलिंग इफेक्ट होगा, 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के गिरने की उम्मीद है। तो जो ये सीवियर हीट वेव की कंडीशंस हैं जो कि रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई थी, उसमें ज़रूर एक कमी आएगी। और मई और जून तो गर्मी के महीने हैं, तो हमको उसके बिना तो मानसून का आना भी, इसी हम मानसून की जब बात करते हैं तो ये उत्तर भारत में गर्मी से भी जुड़ा हुआ है, तो अच्छी गर्मी से अच्छा मानसून बनता है। तो और ये जून के तीसरे हफ्ते तक बीच बीच में गर्मी पड़ेगी, तो हम उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अच्छी बात यह है कि अभी मौसम विभाग के पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी से जो हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, प्रिपरेशंस कर सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर मैनेजमेंट हो, ये सब हेल्थ मैनेजमेंट हो, ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और वो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं, हीट एक्शन प्लान्स हैं, उसमें इनकॉर्पोरेट हो रहा है। एनडीए में ने काफ़ी इसमें बढ़त की है कि सिटीज़ ने हीट एक्शन प्लान बनाए हैं, जिसमें पब्लिक अवेयरनेस, जो कि हमारे ये बहुत जरूरी है सर। पब्लिक अवेयरनेस तो अब हो ही गई है क्योंकि जनता खुद ही भुगत रही है। अभी अगर पब्लिक अवेयर नहीं होगी तो कब होगी? लेकिन साथ ही साथ पॉलिसीज, चाहे वो एनवायरनमेंट को, प्रकृति को बचाने के लिए पॉलिसीज की बात हो, या फिर अब इस हालात में हम देखें कि जिस तरीके से हमारे साथ एनडीआरएफ के पूर्व डीजी नवीन जी ने भी बताया कि कम से कम ड्रिल्स होनी चाहिए, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, फायर सेफ्टी ड्रिल्स वहां पर होनी चाहिए, कुछ इक्विपमेंट्स अपनी सोसाइटीज में लगने चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जहां तक सेहत की बात है तो वो भी डॉक्टर साहब ने पूरी जानकारी और डिटेल हमें दी है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।